हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 10th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। आज की वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो आप जानते हैं वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर गिवन है, इसका हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। देखिएगा हमारे पास गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो एक काम करिए, देखिए कि इस आई कैप के आगे कौन सा नंबर लिखा है, इस जे कैप के आगे कौन सा नंबर लिखा है, इस के कैप के आगे कौन सा नंबर लिखा है। तो आप पाएंगे कि इनके आगे तो कोई नंबर ही नहीं लिखा है, इनका कोई है ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका वन होता है। ठीक है, सबका मालिक है, तो इन सब के आगे वन लगा दीजिए। ठीक है, इन सब के आगे हम लोग वन लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड ए का निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे अंडर रूट। बहुत ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ये जितने भी कोफिशिएंट हैं इनका स्क्वायर कर देना है और ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वन के कोफिशिएंट मतलब वन का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस इस वन का स्क्वायर करेंगे, प्लस इस वन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए ए इक्वल्स टू लिखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड कर लीजिएगा, √3 आ जाएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3। ठीक, उसी तरह हम लोग बी वेक्टर निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, है ना। आप देख सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, फिर से वही तरीका, इस तरह से मॉड का साइन लगाएंगे, अंडर रूट आई के बगल में कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे के बगल में क्या लिखा है, -7 लिखा है, ध्यान दीजिएगा -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस के बगल में कौन सा नंबर लिखा है, -3 लिखा है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 घंटा ले ये फॉर्मूला मत लगाइएगा, है ना, ये फॉर्मूला बस समझने के लिए है। बस इतना जानिएगा, जो भी आई जे के बगल में रहते हैं उनका हम लोग स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा रूट के अंदर 62। ठीक है, √62 सॉल्व होगा नहीं, करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सी वेक्टर है क्या, 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस सॉरी माइनस 1/√3k कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सी वेक्टर है वो यही है ना। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे थे, मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू अंडर रूट आई के बगल में लिखा है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस जे के बगल में लिखा है 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, प्लस के बगल में क्या लिखा है, -1/√3, तो -1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो जो यहाँ पे सी है वो एक यूनिट वेक्टर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो वेक्टर्स लिखिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन आप फिलहाल लिखिए आई कैप और जे कैप। ठीक है, आई कैप आप जानते हैं ऐसा वेक्टर होता है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, और जे कैप ऐसा वेक्टर होता है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आपने पढ़ा होगा। आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन।
ऐसे 2 वेक्टर लिखिए, वो भी अलग अलग होने चाहिए, जिनका डायरेक्शन सेम हो। तो बहुत ईजी है, मैं पहला ले रहा हूँ आई कैप, दूसरा ले रहा हूँ 2i कैप। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, एक ये आई कैप है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में 2i कैप होगा, है ना। बस एक मिनट, 2i कैप मतलब इस वेक्टर का जस्ट 2 गुना। ठीक है, तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों अलग अलग भी हैं। ये दोनों वेक्टर क्या हैं, अलग अलग भी हैं। ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, तो मैं इनको इक्वेट कर दूंगा, और क्या। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2i प्लस 3j इक्वल्स टू xi प्लस yj। ठीक है, तो x वाला 2 के इक्वल होगा क्योंकि i कैप और i कैप एक जैसे हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। उसी तरह y जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी j कैप है, यहाँ पे भी j कैप है, तो y 3 के इक्वल होगा, तो y इक्वल्स टू 3। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। कह रहा है हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट दोनों बताने हैं ऐसे वेक्टर के जिसका इनिशियल पॉइंट ये हो और टर्मिनल पॉइंट ये होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका फिगर बनाते हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब 2,1 दिया है, ठीक है। फाइनल पॉइंट मान लेते हैं ये रहा -5,7। ठीक है, तो इसको मैं O लिख रहा हूँ, इसको मैं P लिख रहा हूँ, तो हमारा OP वेक्टर क्या हो जाएगा। OP वेक्टर के लिए हम P वेक्टर माइनस O वेक्टर को मतलब P माइनस O कर देते हैं। अगर आपको OP वेक्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए OP वेक्टर, क्योंकि O इनिशियल पॉइंट है, P फाइनल पॉइंट है, तो OP वेक्टर के लिए P वेक्टर में से O वेक्टर घटा देते हैं। तो P वेक्टर तो गिवन ही नहीं है, ये तो पॉइंट में गिवन है, तो इसे कन्वर्ट कैसे करें, बहुत ईजी है। ये -5 है ना, इसे लिख दीजिए -5i, ये 7 है इसे लिख दीजिए 7j। ठीक, उसी तरह ये 2,1 है, इसे लिख दीजिए 2i प्लस 1 मतलब j। ठीक है, 1 या फिर 1j भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें p वेक्टर मतलब ये और o वेक्टर ये मिल चुके हैं। ठीक है, दोनों माइनस कर देंगे, तो p वेक्टर क्या हो जाएगा, p वेक्टर हो जाएगा आपका -5i प्लस 7j। ठीक है, बीच में माइनस, क्योंकि O वेक्टर है तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 2i प्लस 1j। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस 1j। ठीक है, तो ये -5i और ये -2i मिलके क्या हो जाएगा -7i, 7j माइनस 1j मिलके क्या हो जाएगा +6j। ठीक है, तो OP वेक्टर तो मिल गया। ठीक है, तो हमें एक चीज़ मिल गई है, वेक्टर मिल गया है। अब इसके कंपोनेंट भी लिखने हैं, तो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। जो i और j के सामने लिखा रहता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो x कंपोनेंट क्या है -7, x कंपोनेंट क्या है -7, y कंपोनेंट क्या है 6। ठीक है, तो ये दोनों स्केलर्स हैं। तो अब वेक्टर, ये तो स्केलर कंपोनेंट्स हो गए, ये क्या हो गए स्केलर कंपोनेंट्स। अब हमें वेक्टर कंपोनेंट भी लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था क्या, देखिए ध्यान से, वेक्टर कंपोनेंट भी लिखने हैं। स्केलर वाले तो लिखने ही है, वेक्टर वाले, तो वेक्टर वाले ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग। वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा -7i और एक हो जाएगा 6j। ठीक है, स्केलर मतलब नंबर वाले, वेक्टर मतलब पूरा वेक्टर वाले। ठीक है, ये दो अलग अलग वेक्टर हैं। ठीक है, दोनों को मिलाने पर एक नया वेक्टर OP वेक्टर बन रहा है। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स दिस दिस और दिस। तीनों वेक्टर को जोड़ना है। बहुत ही इजी सवाल है, हमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर जोड़ना है। A वेक्टर की वैल्यू क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, प्लस B वेक्टर की वैल्यू क्या है, -2i प्लस 4j प्लस 5k कैप प्लस C वेक्टर की वैल्यू क्या है, i कैप -6j कैप -7k कैप। ठीक है, तो i वाले सारे ऐड कर लेंगे, तो यहाँ i क्या के 1 लिखा है, तो 1 -2 और 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0i है ना। आप 1 को -2 और 1 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो 1 ही लिखा है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 -2 और 1 को जोड़ेंगे 0 आएगा, तो 0i कैप। ठीक, उसी तरह -2j 4j और -6j, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप बता सकते हैं, कर लीजिएगा, -4j आएगा। क्या आएगा, -4j
जे। उसी तरह जब आप 1k, मतलब यहाँ पे तो k है तो इसका मतलब 1k होगा, 1k और 5k को जोड़ेंगे 6k आएगा, 6k में 7k को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1k आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -4j -k कैप। ठीक है, बहुत इजी है, बस आई वालों को एक साथ जोड़ना है, जे वालों को एक साथ जोड़ना है, के वालों को एक साथ जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। 0 मतलब कुछ है ही नहीं। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर मान लीजिए किसी एक आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जो भी वेक्टर रहे उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इस आई के आगे 1 लिखा है तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इस जे के आगे 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस के आगे क्या लिखा है 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। सॉल्व करेंगे √6 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए ए कैप के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ए वेक्टर की वैल्यू है आई जे प्लस 2k कैप, ए वेक्टर की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है √6, तो इसको √6 से डिवाइड कर देंगे और उसका सेपरेट कर लेंगे, तो आई बाई √6 प्लस जे बाई √6 प्लस 2k बाई √6। ठीक है, हमारा आंसर है, हो गया सॉल्व। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, P एंड Q आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो इसका पहले फिगर बनाना पड़ेगा। हमें P पॉइंट दिया है, P पॉइंट दिया है 1, 2, 3, तो इससे एक वेक्टर एसोसिएटेड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। जो भी नंबर्स दिए उनसे वेक्टर बना लेंगे। फिर एक Q पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6, तो इसका वेक्टर होगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये तो बनाना बहुत इजी है। फिर जब P और Q को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, आपको तो ये जो वेक्टर है वो तो P वेक्टर है और ये जो वेक्टर है वो Q वेक्टर है। हमें पी क्यू वेक्टर निकालना। पी क्यू वेक्टर मतलब Q में से P माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर पी क्यू बोल रहा है तो Q में से P माइनस करना पड़ेगा, Q में से P माइनस करना पड़ेगा, यही रूल है। ठीक है, यही मैंने पिछली बार भी अप्लाई किया था। तो Q वेक्टर कितना था, Q वेक्टर था आपका 4i प्लस 5j प्लस 6k कैप माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे 1i प्लस 2j प्लस 3k कैप। ओके, ये जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k कैप माइनस 1i माइनस 2j माइनस 3k कैप। तो 4i में से 1i घटाएंगे तो क्या जाएगा, 3i हो जाएगा, 3i कैप। 5j में से 2j घटाएंगे तो क्या जाएगा, प्लस 3j कैप। 6k कैप में से 3k कैप घटाएंगे तो प्लस 3k कैप आ जाएगा। तो ये हो गया पी क्यू वैक्टर। लेकिन हमें क्वेश्चन में पी क्यू वैक्टर नहीं बोला था, हमें बोला था यूनिट वेक्टर फाइंड करिए जो कि इसी के डायरेक्शन में हो। तो हमें इसी का क्या बना देना है, यूनिट वेक्टर बना देना है। ठीक है, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और क्या, तो पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, आई के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस के बगल में भी 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 27 का रूट क्या होता है 3√3 होता है। ठीक है, अब जिसको ये सॉल्व नहीं करना आएगा वो फिर ख़त्म ही है ना। तो अब हम लोग पी क्यू यूनिट कैप निकालेंगे, है ना, मतलब पी क्यू वैक्टर का यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू वैक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, है ना। पी क्यू वैक्टर कितना आया था, ये 3i 3j 3k, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा i प्लस जे प्लस के। ठीक है, आपको क्या मेरी बात समझ आई। जैसे मुझे ऊपर पी क्यू वैक्टर लिखना था, पी क्यू वैक्टर तो यही है, इन तीनों में 3 कॉमन था तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये बचेगा। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, 3√3 से करेंगे। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, हमें मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3। फिर सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, तो ये जाएगा i बाई √3
ठीक है, आई कैप बाई रूट थ्री प्लस जे कैप बाई रूट थ्री प्लस के कैप बाई रूट थ्री। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, टू ईजी। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन वेक्टर्स दिस फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेंगे और इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर है आपका ये, है ना, ये है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इन दोनों को ऐड करना है। पहले लिख लेंगे ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, 2i में से 1i घटाएंगे तो i आएगा, माइनस जे में प्लस जे करेंगे दोनों कट जाएंगे, 2k में माइनस के करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के कैप। ठीक है, तो आई कैप प्लस के कैप आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी करने पे क्या आए कि आई कैप प्लस के कैप। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर भी तो निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, आई के बगल में कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस के बगल में भी कोई नंबर नहीं है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो अगर मुझे मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ने पे एक नया वेक्टर सी वेक्टर आया, तो हमें इसी का ही मैग्नीट्यूड फाइंड करना था या फिर यूनिट वेक्टर। तो सी कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये तो सी ही है ना, ए प्लस बी। तो सी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे बताइए, आपने ए प्लस बी को ही सी माना है, तो ए प्लस बी की जगह या फिर सी की जगह आप आई प्लस के लिखेंगे। ठीक है, सी की जगह आप आई प्लस के लिखेंगे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मैग्नीट्यूड कितना है, √2 आया है, अलग अलग कर देंगे तो ये आई बाई √2 प्लस के बाई √2 हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। देखिए पहले बोला है, अभी तक क्या बोल रहा था, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करिए, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब इस बार क्वेश्चन बोला है ऐसा वेक्टर फाइंड करिए जो इसी के डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं ना, देखिए प्रोसेस क्या होगा, पहले हम लोग इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का फायदा क्या होता है ना कि वो इसी के डायरेक्शन में होता है। यूनिट वेक्टर जो इस वेक्टर का आएगा, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी इस वेक्टर के साथ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अगर इस वेक्टर में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो और इसके डायरेक्शन में भी होगा। तो प्रोसेस आपको समझ में आया क्या करना है, पहले हम लोग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमारे पास मान लीजिए गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स टू 5i माइनस जे प्लस 2k कैप। ठीक है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट क्या करेंगे, आई के बगल में 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जे के बगल में क्या है -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस के बगल में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 25 + 1 + 4 दैट इज़ 30। ठीक है, रूट के अंदर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अब हम लोग ए कैप निकालेंगे। ठीक है, वो होता है ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर था 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई √30। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये जाएगा 5i कैप डिवाइडेड बाई √30 माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई √30 प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई √30। ठीक है, ये ए कैप आएगा। ये जो आपको वेक्टर मिला है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ये जो वेक्टर मिला है वो यूनिट वेक्टर है और इसी के डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब समझिएगा, आपका मान लीजिए ये वेक्टर था पहले ए वेक्टर। ठीक है, तो जो आप ए कैप फाइंड करते हैं छोटा सा वेक्टर होता है ए कैप। ठीक है, ये ए वेक्टर था, तो जब आपने ये ए कैप फाइंड किया तो इसी के डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो इसी वेक्टर में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8a कैप इक्वल्स टू, जब आप इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 8 5 ज़ा 40 कैप डिवाइडेड बाई √30 माइनस 8j कैप डिवाइडेड बाई √30 प्लस 16k कैप डिवाइडेड बाई √30। ठीक है, तो ये जो 8a कैप आया है इसको आप मान लीजिए सी वेक्टर।
ठीक है। तो ये सी वेक्टर जिसको जो हम लोग पाए हैं जब मैंने इस ए वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो सी वेक्टर है ये ऐसा वेक्टर है जो ए के डायरेक्शन में भी है और उसका मैग्नीट्यूड 8 है। ठीक है। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, उसके ऊपर एक कंडीशन होता है। ये दोनों जो हैं वो कोलिनियर तब होंगे जब पहला वाला दूसरे का कुछ मल्टीपल हो या फिर दूसरा वाला यानी बी वाला ए का मल्टीपल हो। ठीक है। मतलब अगर आप बी में कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो अगर आपको ए मिल जा रहा है तब उस केस में ए और बी कोलिनियर होंगे, या फिर ए में आप कुछ मल्टीप्लाई कर दें बी मिल जाए तो आप कहेंगे बी और ए क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बात आपको मेरी समझ आ रही है। इन दो वेक्टर को आप कोलिनियर तब कहते हैं जब या तो आप इस तरह से लिख पाएँ या फिर इस तरह से। इन लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप बी वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई ऐसा नंबर जिसके कारण आपको वापस से ए वेक्टर मिल जा रहा है, या फिर अगर आप ए वेक्टर में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से बी वेक्टर मिल जा रहा है, उस केस में आप ए और बी को कोलिनियर कहेंगे। तो देखते हैं ऐसा इनके साथ हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ए वेक्टर को मैं मान ले रहा हूँ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है। बी वेक्टर जो कि दिया ही है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। तो मैं क्या इन दोनों को इनके जैसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं इस ए वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 3 ज़ा 6 आएगा, 2 4 ज़ा 8 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 क्या आएगा, -4 नहीं आएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 नहीं आएगा, इसलिए हम लोग -2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। मैं इस वाले वेक्टर में -2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा -4i, ये -2 जब इस -3 मल्टीप्लाई होगा तो +6j फिर -8k मिलेगा। ठीक है। और आप देख रहे हैं जैसे मैंने ए वेक्टर में ये मल्टीप्लाई किया मुझे तुरंत बी वेक्टर देखिए मिल गया। ये और ये तो सेम ही है। तो जैसे ही मैंने इस ए वेक्टर में -2 को मल्टीप्लाई किया मुझे बी वेक्टर मिल गया। ठीक है। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ क्या, बी वेक्टर जो है वो इक्वल है -2 मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर के। तो मैंने तो एक्चुअली इस फॉर्म में लिख दिया ना इस वेक्टर को, इन दोनों वेक्टर को। तो जब भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इम्प्लाई क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या होगा, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे एग्जाम में मालूम चलेगा कि इस वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई करना है या फिर इस वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई करना है। तो ये टोटल प्रैक्टिस से आता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो फिर आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस केस में तो बहुत ईजी था सोचना। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो RD शर्मा से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं। ठीक है। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस। हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, आपको मालूम है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है। ये वेक्टर आपके पास गिवन है, तो i के बगल में 1 है, तो ये जो 1 2 और 3 आते हैं इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3। कोफिशिएंट मैंने लिख दिए हैं 1 2 3। ये जो होते हैं वो DRS होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, DRS। ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसके लिए प्रोसीजर है। अगर मान लीजिए आपके पास DRS यानी डायरेक्शन रेशियो गिवन है एज a, b, c, तो आप डायरेक्शन कोसाइन यानी DCS निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है। अलग लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला है a डिवाइड बाई √a² प्लस b² प्लस c², b डिवाइड बाई a² प्लस b² प्लस c², c डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है। ये तरीका है DCS निकालने का, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। अगर आपको DRS गिवन है आप DCS बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो बस इस फॉर्मूले में पुट ही तो करना है। ठीक है। तो DCS क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, DCS हो जाएगा A की जगह 1 रखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
ठीक है, कॉमा बी की वैल्यू 2 थी तो 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, कॉमा सी मतलब 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप तो कर ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√14 कॉमा 2/√14 कॉमा 3/√14, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इससे मिलाकर एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ठीक है। ए से बी तक हमें वेक्टर ले जाना है, ठीक है, ए से बी तक हमें वेक्टर ले जाना है। बी ए पॉइंट जो है वो है 1, 2, -3, इसको ये वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1i + 2j - 3k, इस तरह लिखेंगे। बी वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट दिया है -1, -2, -1, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, -i - 2j + k, ठीक है। तो पहले हमें ए बी वैक्टर निकालना पड़ेगा ना, ए बी वैक्टर, ठीक है। इस ए बी वैक्टर को मैं कैसे निकालूंगा, बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर दूंगा। तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर जो है वो है दिस और ए वेक्टर क्या है दिस, तो इनको पुट करेंगे इसमें, और क्या, बी वेक्टर था -i - 2j + k, ठीक है, -1i + 2j - 3k, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा -i - 2j + k -1i - 2j + 3k, ठीक। तो ये जाएगा -i - 1i, तो ये जाएगा -2i, इसी तरह -2j - 2j, तो ये जाएगा -4j, यहाँ पे k है और यहाँ पे 3k है, तो ये जाएगा 4k, ठीक। ये हो जाएगा ए बी वैक्टर इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ए बी वैक्टर का ये चीज़ हमें मिलेगा। तो हमें इस वेक्टर का अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो ये जो नंबर्स गिवन रहते हैं तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ डी आर एस हमें पता चल गया। अब डी आर एस कितना हो जाएगा, -2, मतलब आई के बगल में जो नंबर लिखा है, जे के बगल में जो लिखा है उसे भी लिख देंगे और के बगल में जो लिखा है उसे भी लिख देंगे, ठीक है। तो हमें डी आर एस मिल चुका है। डी सी एस कैसे निकालते हैं, पहला वाला नंबर एज इट इज़ लिखिए और फिर नीचे तीनों का स्क्वायर ऐड कर दीजिए रूट के अंदर, तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तरीका था, मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे अंडर रूट लगा दीजिए। ऊपर वाले नंबर तो सेम ही रहेंगे, देखिए -2 यहाँ है, -2 ही रहेगा, नीचे बस इन तीनों के स्क्वायर का सम होगा, ठीक है, कॉमा अब -4 लिखेंगे और नीचे सेम नंबर, ठीक है, अंडर रूट क्या जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कॉमा यहाँ पे 4 है तो ऊपर 4 आएगा, नीचे फिर से वही चीज़ सेम, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इतने बड़े तो हो गए हैं कि रूट सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कर लीजिएगा इसको सॉल्व, थोड़ा कट पिट भी कर लीजिएगा, तो आएगा -1/3 कॉमा -2/3 कॉमा 2/3, ठीक है। अब देखिए तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। नीचे आपको मैं बता दे रहा हूँ रूट सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, इस नीचे वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, -2 / 6 तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, ये आएगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आप इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे, इतने बड़े तो हो ही गए हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे DCS निकाला जाता है यूजिंग DRS। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, सो दैट दीज वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ, ठीक है। तो एक काम करिए, आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन कोसाइन में L जो होता है वो कॉस अल्फ़ा के इक्वल होता है, M जो होता है वो कॉस बीटा के इक्वल होता है, N जो होता है वो कॉस गामा के इक्वल होता है, आपने ये पढ़ा होगा। ये L, M, N जो होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा जो होता है ये बताता है कि जो हमारा वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा बताता है कि y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा हमारा वेक्टर, और गामा बताता है कि z एक्सिस के साथ वो वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों का अगर आप कॉस ले लेते हैं तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिलता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वेक्टर गिवन है वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इसका हमें DRS पता चल सकता है, DRS क्या हो जाएगा,
आई के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1,1,1 होगा, है ना, क्योंकि तीनों नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, सॉरी कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग 1,1,1 मान सकते हैं, हमें ये DRS मिल जाएंगे। तुरंत हम लोग DCS निकाल लेंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकालते हैं, ये 1 लिखिए, फिर नीचे अंडर रूट के अंदर तीनों का स्क्वायर करके सम लिख दीजिए, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कॉमा, फिर दूसरा वाला 1 लिखिए, डिवाइड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर कॉमा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1/√3 आएगा, कॉमा 1/√3 आएगा, कॉमा 1/√3 आएगा। सही बात है। तो आप देख सकते हैं ये DCS आ गया हमें, तो ये पक्का L रहा होगा, ये पक्का M रहा होगा, ये पक्का N रहा होगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, L की वैल्यू है 1/√3, M की वैल्यू है 1/√3 और N की वैल्यू भी है 1/√3। तो तीनों बराबर तो हैं, L भी बराबर है, M भी बराबर है, N भी बराबर है, तीनों बराबर ही तो आ रहे हैं L, M, N। तो मैं लिख सकता हूँ L = M = N। ठीक, तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो बहुत ध्यान से देखिएगा, L की वैल्यू तो cos अल्फा है, L की वैल्यू क्या है cos अल्फा, = M की वैल्यू क्या है cos बीटा, और N की वैल्यू क्या है cos गामा। तो सारे cos तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा = बीटा = गामा मिलेगा। तो मतलब तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं, है ना, मतलब जो हमारा वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि वेक्टर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से। ठीक है, प्रूफ हो गया। मैंने किसी तरह दिखा दिया कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा बराबर होगा, cos से cos cos कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा मिल जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। अब देखिए 15th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स P and Q whose पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, जब भी आप जानते हैं कोई लाइन डिवाइड होती है तो उसके लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है देखिएगा, फॉर्मूला रट के जाएंगे कुछ नहीं काम बनेगा, बिना फॉर्मूले के भी हम लोग सवाल लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे लगाएंगे, जब भी इंटरनली बोले क्वेश्चन में, देखिए इंटरनली बोल रहा है, इसका मतलब मान लीजिए आपके पास ये 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, आपको पहला पॉइंट दिया है, आप देख सकते हैं पहला पोजीशन वेक्टर दिया I 2j - k। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग I + 2j - k। दूसरा पॉइंट दिया है -I + j + k। ठीक है, तो ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये मान लीजिए पॉइंट B है। हालांकि क्वेश्चन में बोला है P और Q है, तो हम लोग P और Q ले लेंगे, P और Q। ठीक है, क्वेश्चन बोला है इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट है R जो कि इस लाइन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा कहीं पे। तो हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा पॉइंट है R वो यहाँ पे है। ठीक है, और 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमें इस R वेक्टर का कोऑर्डिनेट या कहें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो बहुत बेसिक तरीका है, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × -I + j + k। ठीक है, किया नहीं हो बस ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इस नीचे वाले वेक्टर में, तो 1 × I कैप + 2j - k कैप। ठीक है, डिवाइड भी करना है। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ दीजिए, मतलब इस 2 और 1 को जोड़ दीजिए, 2 और 1 को जोड़ दीजिए, वो जो आएगा उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, नीचे आ जाएगा 3। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मे बी, R वेक्टर = MA वेक्टर + NB वेक्टर डिवाइडेड बाई M + N। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, ये फॉर्मूला मत याद करिए, परेशान हो जाएंगे। बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, फिगर बनाइए काम हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, हमें इस R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए। डिवाइड भी करना है, लेकिन किससे, इस 2 और 1 के सम को। ठीक है, मतलब 2 और 1 को जोड़ दीजिए, जो भी आएगा उसे डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R वेक्टर = इसको सॉल्व कर सकते हैं ना आप लोग, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा -I कैप + 4j कैप + k कैप डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अरे भाई 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, चाहें तो आप 3 सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब I/3 + 4j/3 + k/3
ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो बस पहले पार्ट का आंसर आया। इंटरनली के लिए क्या करेंगे, ऐसे 2 और 1 लिख लेंगे, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इधर है ना तो उसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इधर है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब एक्सटर्नली का भी केस देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है I + 2j माइनस के। ठीक है, और इससे एक और वेक्टर ज्वाइन है जिसको हम लोग Q कह रहे हैं, इसका है -I + j + k। तो जब इंटरनली बोलता है तो जो पॉइंट होता है वो P और Q के बीच में होता है। जब एक्सटर्नली बोलता है तो P और Q के बाहर होता है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इस तरह से, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कहीं हमारा R होगा, और इसका हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं xi + yj + zk। ऐसा मैंने मान लिया कि R का जो पोजीशन वेक्टर है, इस R का जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं ये रहा होगा। ठीक है, आपको क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने मान लिया R का पोजीशन वेक्टर ये रहा होगा, मुझे किसी तरह x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले से क्वेश्चंस लगाएंगे ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाए। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो पॉइंट है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा 2 होगा और ये हिस्सा 1 होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा 2 होगा और ये हिस्सा 1 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, पूरा का पूरा क्या है, 2 है, पूरा का पूरा क्या है, 2 है। तो आप मुझे बता सकते हैं ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये हिस्सा 1 होना चाहिए, ये हिस्सा 1 होना चाहिए। तो एक मुझे बात बताइए, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि ये वाला जो वेक्टर है वो आया होगा इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप जानते हैं 1:1 के रेशियो में जब कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो वो मिड पॉइंट होता है। आपने क्या बात पढ़ी है? ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब जितना ये वाला हिस्सा है उतना ये वाला हिस्सा भी है, तो मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो तो मिड पॉइंट हुआ ना। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? जैसे Q जो वेक्टर है, Q वेक्टर इज मिड पॉइंट, Q वेक्टर जो है वो मिड पॉइंट वेक्टर है, मिड पॉइंट वेक्टर। तो Q वेक्टर आया कैसे होगा? आपने P वेक्टर और R वेक्टर को जोड़ा होगा, P वेक्टर और R वेक्टर को क्या किया होगा, जोड़ा होगा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, तो Q वेक्टर इक्वल्स टू, P वेक्टर क्या था आपका, I कैप + 2j कैप माइनस Q की भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको तो मालूम है ना Q वेक्टर क्या है। Q वेक्टर है -I + j + k, सही बात है। तो P की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, P की वैल्यू है ये -k कैप प्लस R वेक्टर की वैल्यू क्या है, xi कैप + yj कैप + zk कैप डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये जो 2 है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -2i + 2j + 2k इक्वल्स टू, अब देखिए ये यहाँ पे 1i है और यहाँ पे xi है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + xi। ठीक है, प्लस उसी तरह यहाँ पे 2j है और यहाँ पे yj है, तो यह आएगा 2 + yj, है ना। अब थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे -k है और यहाँ पे z है, तो आएगा क्या आपका -1 + zk ऐड करने पर। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए, 1 + x यहाँ क्या -2 के इक्वल नहीं होगा? तो मैं लिख सकता हूँ 1 + x बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सही बात है। उसी तरह मैं बोल सकता हूँ 2 + y 2 के इक्वल होगा, 2 + y 2 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ i वाला कंपोनेंट i के इक्वल होगा, j वाला कंपोनेंट j के इक्वल होगा, k वाला कंपोनेंट k के इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 + y 2 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी तरह -1 + z 2 के इक्वल होगा, -1 + z किसके इक्वल होगा, 2 के, तो z की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा r वेक्टर क्या था, वो तो था xi + yj + zk। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, -3i + y की वैल्यू 0, तो 0j, z की वैल्यू 3 आई थी तो 3k, यही हमारा आंसर है। तो मैंने कैसे फाइंड किया, मैंने कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, मैंने देखा कि ये जो r वेक्टर है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा, तो मैंने r वेक्टर को ये सपोज कर लिया। ठीक है, तो बाहर कहीं डिवाइड कर रहा होगा, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 1 है, तो ये भी हिस्सा 1 होना चाहिए था। मतलब Q पॉइंट इस बड़ी सी लाइन को
1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब Q जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो जो Q वेक्टर होगा वो P और R के सम के हाफ के इक्वल होगा। P की वैल्यू, R की वैल्यू मैंने पुट की, Q की वैल्यू मैंने पुट की, सॉल्व किया, मुझे x y z की वैल्यू मिल गई। बस यहाँ के बाद से आपको बस वैल्यू पुट करना था और कुछ नहीं, ठीक है। आंसर बस यहीं तक में ही आ जाएगा, जैसे आपने ये लाइन लिखी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। अब देखिए 16th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो इन दोनों वेक्टर के मिड पॉइंट को हमें फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। मिड पॉइंट वेक्टर तो एक मान लेते हैं P है, ठीक है, और एक मान लेते हैं Q है, ओके, ऐसे कहीं रहा होगा। P वेक्टर, सॉरी P का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, 4, तो इसका वेक्टर क्या होगा 2i + 3j + 4k, ठीक है। उसी तरह Q का 4, 1, -2 है, तो इससे वेक्टर क्या एसोसिएटेड होगा 4i + j - 2k, है ना। अब j के आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मतलब ही समझ जाइए j -2k, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये r है, तो r वेक्टर क्या होगा, सोचिए मिड पॉइंट मतलब p वेक्टर और q वेक्टर को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो p वेक्टर की वैल्यू पुट करिए। p वेक्टर क्या है 2i + 3j + 4k प्लस q वेक्टर क्या है 4i + j - 2k डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 4 ऐड हो जाएंगे 6i हो जाएगा, प्लस 3 और j ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4j, 4k और -2k ऐड होंगे तो +2k आएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3i + 2j + 1k, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17th क्वेश्चन है, सो दैट ABC विथ पोजीशन वेक्टर दिस 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 रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो मान लीजिए आपके पास ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है। A वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है, A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 3i - 4j - 4k, ठीक है। B की पोजीशन क्या गिवन है 2i - j + k, और C का क्या गिवन है i - 3j - 5k, यही गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पोजीशन वेक्टर मिलके एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हमें पहले ये AB वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा ना, तो AB वेक्टर पहले फाइंड कर लेंगे। AB वेक्टर मतलब B में से A माइनस कर देंगे, तो B की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू थी 2i - j + k, ठीक है, माइनस A वेक्टर मतलब 3i - 4j - 4k, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -i + 3j + 5k। अब तो कर सकते हैं ना सब सॉल्व, तो हमें ऐसा कह सकते हैं ये वेक्टर मिल गया, वेक्टर मिला है ये वाला, ठीक है, AB वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वेक्टर मिला है, हमें इस वेक्टर की क्या जरूरत है, हमें इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए मैंने गलत लिखा है, पहले ही मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया। अब लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर, कैसे निकालते हैं, रूट में -1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इस j के बगल में 3 लिखा है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस k के बगल में 5 लिखा है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जाएगा √35, कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई √35। उसी तरह हम लोग BC निकाल लेंगे, BC वेक्टर कैसे निकालेंगे, C में से B वेक्टर माइनस कर देंगे, तो C वेक्टर क्या था i कैप - 3j कैप - 5k कैप। अब इसमें से माइनस कर देंगे B वेक्टर जो कि है 2i कैप - j कैप + k कैप, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -i कैप - 2j कैप - 6k कैप, ठीक है। फिर BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, तो ये जाएगा अंडर रूट, i के बगल में -1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस j के बगल में -2 है तो -2 का स्क्वायर, प्लस k के बगल में -6 है तो -6 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 41 आएगा रूट में वो भी, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले BC वेक्टर निकाला, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो क्या आया √41 आया, √41। अब उसी तरह AC वेक्टर निकाल लेंगे,
ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, सी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर देंगे, तो सी वेक्टर क्या है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग ए वेक्टर को जो कि है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, छोटा सा मैंने लिखा है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बेसिकली मैंने यही लिखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2i, ठीक है, प्लस j और फिर प्लस k। ठीक, तो हमें ए सी वेक्टर भी मिल गया, ए सी वेक्टर भी मुझे क्या मिल गया, -2i प्लस j प्लस k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए सी का, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि j और k के बगल में 1 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √6 आएगा। ठीक है, तो ए सी हो गया √6। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या, हाइपोटेनियस तो छोटा आ रहा है इन दोनों से, है ना, तो यही हमें सीखना था। कहीं क्वेश्चन में बोला था क्या कि ए और सी जो होंगे वो हाइपोटेनियस पे ही होंगे, नहीं बोला था। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बोला था, यानी हमने फिगर गलत बनाया है। ये फिगर बनेगा कैसा, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा था। ठीक है, 2 मिनट। तो एक्चुअली हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से, देखिएगा देखिएगा बहुत ध्यान से। मैं यहाँ पे बी रख रहा हूँ, यहाँ पे सी रख रहा हूँ, यहाँ पे ए रख रहा हूँ। ऐसा क्यों रख रहा हूँ अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, मुझे बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिला था, √41, तो ये √41। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे √35 मिला था और ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड √6 मिला था। अब आप देख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो 41 आएगा। ठीक है, जो कि हाइपोटेनियस के इक्वल है। ठीक है, अगले पेज में मैं करा दे रहा हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से। मैं अगर लिखूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखते हैं बी सी स्क्वायर के इक्वल आएगा कि नहीं। यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेगा, तो ये फॉर्मूला होल्ड करना चाहिए। ए सी की वैल्यू क्या थी, ए सी की वैल्यू थी √6, तो √6 का स्क्वायर करेंगे। ए बी की वैल्यू थी √35 का स्क्वायर करेंगे। बी सी की वैल्यू थी √41, तो √41 का स्क्वायर करेंगे। तो √6 का स्क्वायर 6 होता है, √35 का स्क्वायर 35 होता है, इधर √41 का स्क्वायर 41 होगा। तो आप देख सकते हैं 41 बराबर 41 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। पहले हम लोगों ने फिगर बनाते वक्त बस गलती से ये समझ लिया था कि ए यहाँ पे होगा। ठीक है, कहीं क्वेश्चन में बोला नहीं था कि ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा या सी यहाँ पे होगा। फिर जब हम उनको वैल्यूज़ मिली तो मालूम चला कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ए यहाँ पे हो, ठीक है, बी यहाँ हो और सी यहाँ हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में अरेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, डिफरेंट फिगर पॉसिबल हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है मैं बता दे रहा हूँ। हमें ए सी बी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, मैंने तुरंत ए बी वेक्टर फाइंड किया, माइनस करके बी सी वेक्टर फाइंड किया, ए सी वेक्टर फाइंड किया, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाला और देखा कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रहा है। अब देखिए 18th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा प्रोबेबली। आपने क्या बताइए पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि मान लीजिए ये एक ए बी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर के हेड पर किसी दूसरे वेक्टर का टेल लाई कर रहा है, देखिए ये वेक्टर है, इसका हेड यहाँ पे है, इस हेड पर इस वाले वेक्टर का टेल लाई कर रहा है, तो इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यानी ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को ऐड कर सकता हूँ। ऐसा क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि इस वेक्टर का जो हेड है और इस वेक्टर का जो टेल है वो आपस में मिल रहे हैं, और इस केस में इन दोनों का जो सम है वो ए से सी वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, ये इक्वल होगा ए सी वेक्टर के। इस ए सी वेक्टर को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर 0 वेक्टर कहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बता सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। अब देखिए 19th क्या कह रहा है, ए और बी 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनकरेक्ट। इनमें से कौन कौन सी बातें गलत हैं। तो ए और बी कोलिनियर हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था अगर ए और बी कोलिनियर हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो
ऑप्शन ए सही है, लेकिन हमें बताना था गलत कौन कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, लेकिन हमें बताना है इनकरेक्ट कौन कौन सा है। तो कह रहा है अगर ए और बी कोलिनियर हैं तो ए बराबर प्लस माइनस बी होगा। तो कहीं मैंने ये बात बताई कोलिनियर में कि ए और बी के बीच में प्लस माइनस से रिलेशन होगा? नहीं बात बताई है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये बी वाला गलत है, तो हमारा आंसर होगा बी। हो सकता है देखते हैं सी भी क्या पता आंसर हो। तो कह रहा है रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये सी जो है वो भी गलत है, ठीक है। डी देखिए क्या बोल रहा है, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। कह रहा है ए और बी के पास सेम डायरेक्शन होना चाहिए तभी वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने आई ले लिया और एक माइनस आई ले लिया, तो आप देख सकते हैं दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें सेम बनाना था ना, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, देखिए हमने एक आई लिया और एक माइनस आई लिया। अब देख सकते हैं ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों कोलिनियर तब होंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ऐसा कोई जरूरी है क्या, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो हमारा आंसर होगा बी सी डी, ठीक है। तो टोटल 19 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे मैं आपके डाउट क्लियर करा दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।